और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबर भोपाल से बता दें, जहां पे बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा मामले में अब नया खुलासा हुआ है। हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह को लेकर खुलासा हुआ है। पिछले 15 साल से प्रतिनियुक्ति पर था जनार्दन सिंह। बता दें, पीडब्ल्यूडी ने 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को भी पत्र लिखा। मूल विभाग में जनार्दन को भेजने के लिए ये पत्र लिखा गया था। पीडब्ल्यूडी और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बीच पत्राचार हुआ। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने वापस भेजने से इनकार किया और प्रोजेक्ट का हवाला देकर नहीं किया गया था तबादला। 16 साल में 4 बार मूल विभाग में तबादले की मांग भी हुई। फिलहाल इंजीनियर सस्पेंड है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां पे बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा मामले में अब ये नया खुलासा सामने आया है, जहां पे हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह को लेकर ये खुलासा है कि पिछले 15 साल से प्रतिनियुक्ति पर था। पीडब्ल्यूडी ने 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा। मूल विभाग में जनार्दन को भेजने के लिए यह पत्र लिखा गया था। पीडब्ल्यूडी और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बीच ये पत्राचार हुआ। बता दें कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने वापस भेजने से इनकार किया। प्रोजेक्ट का हवाला देकर यहाँ पे तबादला नहीं किया गया और 16 साल में 4 बार मूल विभाग में तबादले की मांग भी हुई थी। फिलहाल इंजीनियर सस्पेंड है जनार्दन सिंह। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पे हेमा मीणा मामले में अब एक और नया खुलासा हुआ है। बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा मामले में ये नया खुलासा हुआ है, जहां पे हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह को लेकर ये खुलासा है। बता दें कि पिछले 15 साल से प्रतिनियुक्ति पर था जनार्दन सिंह। पीडब्ल्यूडी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बीच पत्राचार भी हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, ये एक बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 4 बार लेटर लिखा था हाउसिंग बोर्ड को कि इन्हें प्रतिनियुक्ति पर जब भेजा गया था तो इन्हें अब वापस भेजा जाए। लेकिन जिस तरह जनार्दन सिंह भी यहाँ पर भ्रष्टाचार अपने काले कारनामों में लिप्त था, तो कई बार उसने अपनी इस जो प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन को रुकवा लिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग बार बार पत्राचार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से यहाँ पर कर रहा था, उसे वापस उसके मूल विभाग में भेजने के लिए यह पत्राचार यहाँ पर किया जा रहा था। IPC 24 के पास इस पत्राचार के जो तमाम दस्तावेज हैं वो मौजूद हैं, जिसमें साफ लिखा गया है कि बार बार उन्हें कहा गया था और करीबन 13 साल से ज्यादा समय से जनार्दन सिंह प्रतिनियुक्ति पर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जमा हुआ था। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसने अपने इतने पैर और अपने यहाँ पर इतने संबंध फैला लिए थे कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पत्राचार के बावजूद भी वो यहाँ पर अंगद के पैर की तरह टिका हुआ था और वापस अपने मूल विभाग में नहीं लौटा था। फिलहाल अब इन तमाम चीजों का खुलासा यहाँ पर हो चुका है। काली जो कमाई है उसका यहाँ पर खुलासा हो चुका है। देखने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कार्रवाई यहाँ पे जनार्दन पे करता है। बिल्कुल देखना होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक के बारे में आपको बता देते हैं, जहां आज 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर यहां मुहर लग सकती है। बैठक में संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। संविदा नियुक्ति 2017 के नियमों में संशोधन होगा। इसके साथ ही धान खरीदी राशि के निर्धारण पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के अनुसमर्थन का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाएगा। पुनर्वास पदों के प्रवर्तन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो काफी अहम बैठक यहाँ पे होने जा रही है शिवराज कैबिनेट की और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। संविदा नियुक्ति 2017 के संशोधन में होगा। 2022-23 धान खरीदी के राशि निर्धारण पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन के अनुसमर्थन का प्रस्ताव भी यहाँ पे पास हो सकता है। तो संविदा नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। तो वहीं भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसेवा अभियान 2 की समीक्षा करेंगे। शाम करीब 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे सीएम। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक जुड़ेंगे। बता दें, ऑनलाइन जोड़ा जाएगा सभी को। इसके साथ ही कलेक्टर, आईजी और एसपी भी मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 31 मई तक चलेगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान। अभियान में कई योजनाओं का लाभ जो है, सेवाओं का, वो भी यहाँ पे मिल रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार आज जनता को बड़ी सौगात देने जा रही है। अवैध से वैध हुई कॉलोनियों के मकानों के बांटे जाएंगे नक्शे। बता दें सीएम हाउस में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे नक्शों का वितरण। 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। जिला स्तर पर भी मकानों के नक्शे किए जाएंगे वितरित। बता दें 2016 तक बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा यहां पे की जाएगी। घोषणा की थी तो इस वक्त की ये खबर, मुख्यमंत्री शिवराज करेंगे नक्शों का वितरण। तो इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, एक बड़ा तोहफा यहाँ पे आज जनता को मिलने वाला है सरकार की तरफ से। देखिए, शिवराज सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरह की घोषणा करना, घोषणा के बाद उसको अमल में लाना एक बड़ा फैसला है। और उसी के तहत आज 6000 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनी थी उनको वैध करने का काम सरकार कर रही है और उनको बाकायदा नक्शे भी देगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अभी तक उन कॉलोनियों में विकास था वो रुका हुआ था, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उसके बाद आज से सारी सुविधाएं उनको सरकार देने का काम करेगी, तो एक बड़ा स्ट्रोक है। तो बता दें कि आज यहाँ पे सौगात जो है वो सीएम देने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनता को ये बड़ी सौगात मिलेगी। तो नासिर, कह सकते हैं कि वोटर्स को साधने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। आवाज आ रही है नासिर आपको? बिल्कुल जाहिर सी बात है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा, यानी कि प्रदेश की सबसे ज्यादा जो अवैध कॉलोनी है, 429 अवैध कॉलोनी है, उनको वैध करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अगर लेकिन हम दूसरी बात देखा जाए तो शिवराज सरकार ने 2018 में जब सरकार में थी तब भी उसने लाने की कोशिश की थी और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, यानी कि अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम, वो ग्वालियर से 8 मई 2018 को किया था। लेकिन उस समय जो याचिकाकर्ता थे उमेश मौर्य, वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट से जो फॉर्मूला था उस पर रोक लगाने का जो काम था वो कर दिया गया था, लेकिन उसके कारण एक बड़ा झटका भी यहाँ पर लगा था। तो ऐसे में आज शिवराज सरकार फिर से यहाँ पर एक बड़ी घोषणा के बाद उसको अमल में ला रही है और अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम कर रही है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक शिवराज सरकार ने खेला है और उसके तहत आज 6000 से ज्यादा जो प्रदेश की जो अवैध कॉलोनी थी उनको वैध करने के साथ ही उनके नक्शे वितरित किए जाएंगे। उनको जो सुविधाएं हैं वो भी देने का काम सरकार करेगी। जी नासिर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुना से खबर जहां पे पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे गुना से अशोकनगर के लिए रवाना होंगे सिंधिया। तो बीजेपी नेता, आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री गुना पहुंचे हैं। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे गुना से अशोकनगर के लिए रवाना होंगे। तो गुना दौरे पर हैं सिंधिया, कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं पे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर संसदीय सीट के अतिरिक्त शिवपुरी गुना से भी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी दौरे के दौरान सिंधिया ने कई समाजों के साथ अलग अलग बैठक की। सोमवार को वैश्य समाज के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाषण के दौरान मंच से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिंधिया ने कहा, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। वहीं मंच से वैश्य समाज के भरत अग्रवाल ने कहा कि आपके जो नजदीकी लोग हैं वो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। आज के कार्यक्रम के क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझसे जो गलतियां हुई हो वो माफ करना। व्यक्तियों को जोड़ा जाए और वो निष्पक्ष लोग हो, उनको कोई राजनीति की चाहत न हो। वो आप 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में उनकी मीटिंग से बुलाकर उन 5 आदमियों से पूछें कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरे महल की स्थिति क्या है, मेरे समाज की स्थिति क्या है। ये पूरा परिवार आता है महाराज, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्षमा मांगे, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझसे जो गलतियां
कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक जीत के बाद मध्य प्रदेश पर फोकस कर दिया है और आगामी चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं रह जा रही है। इस पर मंथन के लिए 26 मई को विचार विमर्श होगा। हाईकमान टॉप 10 लीडर्स से फीडबैक भी लेगी। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और अब हाईकमान ने दूसरे राज्यों पर फोकस कर दिया है। चंद महीनों बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी रण में उतरना है, लेकिन इसे लेकर पुख्ता तैयारी है या नहीं, इसे लेकर हाईकमान ने मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर्स को दिल्ली में 26 मई को बैठक के लिए बुलाया है। संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी पर लगाम लगाने समेत दूसरी जरूरी मुद्दों पर हाईकमान सभी नेताओं से न सिर्फ फीडबैक लेगा बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन करेगा। आगामी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बातचीत करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। मध्य प्रदेश को लेकर और हमारी सरकार बनाने में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार होगी। खबर मिली है कि चुनावों के लिहाज से ये बैठक निर्णायक साबित होगी। बैठक के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़े फैसले ले सकते हैं। कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबर तो मिली ही है कि बैठक में चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, समन्वय समिति के अलावा तमाम चुनावी समितियों को लेकर भी चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लिहाजा राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जमकर लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग की, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत की है। तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी होने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में LPG सिलेंडर और फ्री बिजली देने का वादा कर रही है। प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, सूबे पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में सवाल यह है कि नई सरकार इन वादों को कहां से पूरा करेगी और इसके लिए फंड कहां से आएगा। कमलनाथ जी प्रकांड विद्वान और देश और विदेश के पूंजीपतियों का विश्वास है। उनके मांग पर, उनके विश्वास पर मध्य प्रदेश में अधिकांश निवेश होगा भारी पैमाने पर। और 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सब ये चर्चा भी की थी, धरातल पर आ गए थे। कांग्रेस तो थोथा चना बाजे घना वाली नीति पे काम करती है। कांग्रेस के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। लोगों ने देखा 18 महीने के कमलनाथ जी की सरकार में मध्य प्रदेश में सिर्फ उनके वचन पत्र में बातें थी, खाली बातें थी और उसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर 2% भी नहीं था। इन्वेस्टर मीट की बात रही हो, चाहे उद्योगपतियों को बुला करके निवेश दिलाने की बात रही हो। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस को दोबारा 6 महीने का एक्सटेंशन देने पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ऐतराज है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि नियम विरुद्ध तरीके से इकबाल सिंह बेस की नियुक्ति बीजेपी सरकार ने की है। गोविंद सिंह ने इसके लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी है। गोविंद ने कहा है कि सीनियर अफसरों को नजरअंदाज कर इकबाल सिंह बैस को बीजेपी सरकार ने एक्सटेंशन दिया है। साथ ही आगामी चुनाव को प्रभावित करने की भी आशंका जाहिर की। इकबाल सिंह बैस शिवराज सिंह जी भाजपा के पक्ष में वोट दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि ऐसे चुनाव होना है जो चुनाव केवल सेवाबद्धी चुनाव के लिए कराई है, इनको चुनाव के मध्य प्रदेश के चुनाव से दूर रखा जाए और इनको चुनाव से मध्य प्रदेश से हटाया जाए। बालाघाट में 2 दिन वनवासी रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होंगे। रामकथा का आयोजन आज और कल शाम 6 बजे से किया जाएगा। आयोजन के दूसरे दिन 24 मई को रात को दिव्य दरबार लगेगा। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कावरे ने आगे कहा कि भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले भक्तजनों से ज्यादा संख्या में इस आयोजन में शामिल होने की अपील है। 23 मई 24 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का परसवाड़ा की धरती में कार्यक्रम है। वनवासी सेवा समिति के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित है। मैं प्रथम सेवक होने के नाते मेरा सौभाग्य बनता है कि मैं सबके सेवा में, सबके कार्यक्रम में शामिल हूं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पाया। देर रात तलैया थाना क्षेत्र की
ये पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भोपाल के तलैया की। ये तस्वीरें हैं जहां पे कार में अचानक से आग लग गई। आग किस वजह से लगी अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जैसी जानकारी फायर ब्रिगेड को लगी, मौके पे पहुंची और आग पर काबू पाया गया। देर रात तलैया थाने में ये घटना घटी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के तलैया थाना की। ये तस्वीरें हैं जहां पे गाड़ी में अचानक से आग लग गई। कार में किस वजह से आग लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। देर रात ये घटना घटी जहां कार में आग लग गई। तो कार में अज्ञात कारणों से आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पाया। देर रात तलैया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज और कल की ये तस्वीरें हैं जहां पे भोपाल में कल रात आग लगी। तो वहीं ग्वालियर की भी ये तस्वीरें हैं कल की, जहां पे अचानक से कार में जो घर के बाहर खड़ी हुई थी उसमें आग लग गई और जो चालक थे उन्होंने कूद के अपनी जान बचाई थी। तो वहीं भोपाल देर रात तलैया की ये तस्वीरें हैं आज की, जहां पे कार में आग लग गई। आग किस वजह से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। भीषण गर्मी में शॉर्ट सर्किट से कह सकते हैं यह हादसा हुआ है। आगर मालवा से खबर, जहां पे अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया गया है। हरियाणा से गुजरात की तरफ ये ट्रक जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो वहीं इंदौर में कई कॉलोनियों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बता दें मेंटेनेंस के चलते सुबह 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 बजे तक बंद रहेगी ये बिजली। करीब 15 कॉलोनियां ऐसी हैं कि जिनमें बिजली की सप्लाई नहीं होगी। प्रगति नगर, राजेंद्र नगर में भी बिजली की कटौती होगी। बुरहानपुर में एक नेक पहल की गई है। पुलिस की टीम ने मानवता दिखाते हुए कबाड़ का काम करने वाले मुस्लिम युवक की बेटी के निकाह का खर्च उठाया। इस शादी में पुलिस वालों ने बाराती और घराती दोनों की जिम्मेदारी उठाई। समारोह में पुलिस कर्मियों को देखकर पल भर के लिए तो बाराती घबरा गए, लेकिन जब पुलिस वालों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया तब जाकर उन्हें पूरा माजरा समझ में आया। मरलपुरा गांव निवासी कावल पाठक पठान की बेटी रुबीना का रिश्ता महाराष्ट्र के बोधखेड़ा यावल के रहने वाले रहमान खान के साथ तय हुआ था। कावल के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि वो बेटी के निकाह का खर्च उठा सकें, लिहाजा उसने अपना दर्द थाना प्रभारी हंस कुमार जिजूरे से साझा किया। कावल की दास्तां सुनकर थाना प्रभारी का दिल पसीज गया, जिसके बाद उन्होंने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर फंड इकट्ठा किया और उसके बाद रुबीना का निकाह बड़ी ही धूमधाम से करवाया। पुलिस की इस नेक पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। जो हमारे यहाँ पर अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह कबाड़ वगैरह लेने के लिए आता है, तो वह पिछले साल से उसकी बच्ची की शादी के लिए परेशान था। शादी करवाने के खर्च से परेशान होकर उसने एक बार मुझसे अप्रोच किया था कि उसकी बच्ची की शादी करनी है। तो जब हमें उसने आकर बताया कि उसकी बच्ची का रिश्ता तय हो गया है, तब फिर उसकी पूरी शादी का खर्चा मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा उठाया गया। तो इधर ग्वालियर में बीजेपी नेताओं ने गांधीगिरी की, जहां नगर निगम सभापति और अपर आयुक्त ने धरना दिया। यह धरना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों को बैंक द्वारा लोन नहीं देने को लेकर दिया गया। रक्सी पुल स्थित एसबीआई बैंक शाखा पर बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राही लोन के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों से भी हितग्राही संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, जहां उन्होंने परिसर में साफ सफाई के साथ पोछा भी लगाया, जिसे देखकर बैंक कर्मचारी और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तो ये अनोखे तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जहां पे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्हें लोन नहीं दिया गया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।